गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचिंग का दूसरा लेवल है जिसमें अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाता है। बच्चों के बौद्ध स्तर का विकास करने पर इस लेवल में जोर दिया जाता है। टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शंस एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। टीचर जो है अपने इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट करने का प्रयास करता है बौद्ध स्तर के लिए। Make the pupils understand the generalization, principles and facts. जो बच्चे हैं हमारे जिनको हम शिक्षण प्रदान करने जा रहे हैं वो इस लायक बन सकें कि सामान्यीकरण स्थापित कर सकें, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स को वो अच्छे से समझ सकें, जान सकें। Teacher tries to provide more and more opportunities to develop the intellectual behavior of the pupils. इस स्तर पर जो अध्यापक है वो ये कोशिश करता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं जिससे कि उसकी बुद्धि का बौद्धिक व्यवहार का विकास हो सके। Both pupils and the teachers participate in developing the lesson while teaching occurs at the understanding level. इस लेवल पर जब शिक्षण कार्य होता है तो उसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो विशेष रोल होता है वो अध्यापक का होता है। इस टीचिंग लेवल के लिए मॉरिसन के द्वारा एक मॉडल दिया गया है जिसे मॉरिसन्स मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। द मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग वाज indoctrinated by Morrison. It is named as Morrison teaching model. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए जो मॉडल दिया गया है उसे मॉरिसन ने दिया था, इसलिए इसको मॉरिसन टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। मॉरिसन टीचिंग मॉडल में उसने अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव करने के लिए या इस लेवल के जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 5 स्टेप्स बताए हैं, जिनमें से पहला स्टेप है फोकस। फोकस में देखते हैं कि किन बिंदुओं पर हमें कार्य करना है। दूसरा है सिंटैक्स, देन सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। अब पहला देखते हैं फोकस। फोकस में क्या करते हैं? द प्यूपिल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अध्यापक का ये प्रयास होता है कि इस समय पर जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं, कंटेंट को जो डिसाइड किया है उस पर बच्चा मास्टरी प्राप्त कर सके, यानी उसको अच्छे से समझ सके। Teacher stresses upon the mastery of the content so that a desirable change may occur in the personality of the pupil. टीचर का पूर्ण प्रयास ये रहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के बारे में नॉलेज हो जाए और जिस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन वह बच्चे के व्यक्तित्व में चाहता है वो प्राप्त हो सके। अब आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स के फिर से 5 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एसिमुलेशन, चौथा ऑर्गेनाइजेशन एंड पांचवा है रिसाइटेशन। अब पहला देखते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बाय क्वेश्चनिंग। सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज को जांचने का प्रयास किया जाता है कि क्या बच्चा जिस कंटेंट को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके आसपास का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है या नहीं रखता है। Then analyzing the contents, the elements are arranged in a logical sequence and logical sequence from psychological point of view. कंटेंट को एनालाइज किया जाता है इस और उसको अरेंज किया जाता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को किस प्रकार से समझ में आएगा। डिटरमाइनिंग हाउ द यूनिट्स ऑफ कंटेंट और न्यू नॉलेज शुड बी प्रेजेंटेड, और ये निश्चित किया जा सकता है कि किस प्रकार से बच्चे को नया ज्ञान उसके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आदर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है कि अध्यापक प्रस्तुतिकरण करता है। टीचर रिमेन्स मोर एक्टिव। यहाँ पर टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। ही फॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए वो निम्न एक्टिविटीज करता है। पहली एक्टिविटी है प्रेजेंट द कंटेंट इन स्मॉल यूनिट्स, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ दीज यूनिट्स एंड ए रिलेशनशिप विद द प्यूपिल्स एस्टेब्लिशेस। कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन्हें इस प्रकार से सीक्वेंसली अरेंज करता है कि बच्चे उसके आपसी संबंध को समझ सके और उन्हें एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ सके, कंटेंट क्लियर हो सके। टीचर डायग्नोसिस वेदर द कंटेंट्स हैव बीन अंडरस्टूड बाय द पीपल्स और नो। साथ में अध्यापक प्रेजेंटेशन करते समय ये जानने का प्रयास भी करता है कि क्या बच्चे को जो कंटेंट बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। टीचर रिकैप्चुलेट्स द कंटेंट till most of the people acquire the understanding.
अध्यापक तब तक प्रयास करता रहता है, यानी लगातार पुनरावृत्ति करके प्रयास करता रहता है जब तक कि उसे यह महसूस हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस कंटेंट को समझ चुके हैं। इसके बाद आता है एसिमुलेशन। अब प्रेजेंटेशन हो गया, जब बच्चा समझ जाए, प्रस्तुतिकरण के बाद जब बच्चे को कंटेंट क्लियर हो जाता है तब अगला स्टेप आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या है? टीचर प्रोवाइड पीपल्स अपॉर्चुनिटी फॉर एसिमुलेशन। अध्यापक बच्चों को अवसर प्रदान करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिमुलेशन कर सकें। एसिमुलेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बच्चे सीखते हैं या उसको व्यवहार में लाते हैं। Pupils are provided with occasion for generation through assimilation. उन्हें ऐसी अवसर प्रदान किया जाता है जिससे कि वो एसिमुलेशन के थ्रू उनको अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकें और नए माहौल में उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वह सब सीख सकें। एसिमुलेशन अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड। एसिमुलेशन में क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेस अपॉन द डेप्थ ऑफ द कंटेंट। इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं या ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं जिससे बच्चे को कंटेंट अच्छे से क्लियर हो सके। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ एसिमुलेशन एवरी पीपल स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद हिज रिक्वायरमेंट। इस स्तर पर बच्चा क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग सीखता है, यानी जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है वो उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ने समझने का प्रयास करता है। इन एसिमुलेशन द pupils वर्क themselves इन लैबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज। इसमें जो है बच्चे अपने आप से काम करते हैं प्रयोगशाला में या लाइब्रेरी में। यानी अगर वर्क ऐसा है जिसमें कुछ करके देखना है, जैसे साइंस से रिलेटेड है, तो लेबोरेटरी में बच्चे करके एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। लेकिन अगर कोई लिटरेरी पोर्शन पढ़ना है या किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो उसके लिए उन्हें लाइब्रेरी में फर्दर स्टडी करनी पड़ती है जिससे वो नए कंक्लूजन तक पहुंचते हैं या किसी कंटेंट के बारे में और ज़्यादा डीपली जानते हैं। देन आता है सुपरवाइज स्टडी अकर्स। इस वाले इसमें जो है टीचर का कार्य क्या होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, चाहे वो लेबोरेटरी में हो, लाइब्रेरी में हो या क्लास में हो, टीचर का काम है उसे सुपरवाइज करना, यानी जहाँ भी वो अटक रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे गाइड करना और ये ध्यान रखना कि क्या बच्चा कितना कर पा रहा है। बोथ प्यूपिल्स एंड टीचर रिमेन एक्टिव। एसिमुलेशन स्टेप में दोनों ही एक्टिव होते हैं। The pupils perform individual activities and teachers guide them according to the need during supervision. इसमें बच्चा क्या करता है? वो अपने आप से एक्टिविटी करता है जबकि टीचर उसे मार्गदर्शन करता है according to the need. During the assimilation period, the teacher tests whether the pupils have achieved mastery over the content or not. इस पीरियड में एसिमुलेशन जो पीरियड है इसी के दौरान अध्यापक ये जांचता है कि क्या बच्चे को कंटेंट की मास्टरी हो गई है या नहीं हुई है। अगर उसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, समझाता है और करने के लिए कहता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। Pupils are provided with the occasion for representation. All the pupils write content in their own language. अब टीचर क्या करता है कि बच्चों को एक मौका देता है कि भाई ठीक है, आपने कंटेंट समझ लिया है, अब आप इसके बारे में बताएं। आप पहले लिखें और फिर से एक्सप्लेन करें। बच्चे सभी अपने कंटेंट को अपनी अपनी भाषा में लिखते और प्रयास करते हैं। The teacher comes to conclusion whether the pupil can write the content without anybody's help or not. अध्यापक ये निष्कर्ष निकालता है या ये देखता है कि क्या बच्चे स्वयं लिख पा रहे हैं या उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, यानी कंटेंट उन्हें इतना क्लियर हो गया है कि वो खुद से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। द रिप्रेजेंटेशन इन द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, ग्रामर एंड अर्थमेटिक एक्सेट्रा हैज नो इम्पोर्टेंस। इनमें जो है कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ता है तीनों सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी की चीज़ों में रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी और क्या आप इसमें ये भी देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में कि बच्चे को जो सिखाया गया है क्या वो उसे सीक्वेंसली कर पा रहा है, कहाँ उसको एग्जाम्पल देना है, कैसे अरेंज करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीज़ें भी बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, अपनी भाषा में वो तरीके से उसे एक्सप्रेस कर पा रहा है कंटेंट को या नहीं कर पा रहा है। देन आता है रिसाइटेशन, लास्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। रिसाइटेशन जो है वो लास्ट स्टेप है इस लेवल का। द पीपल्स प्रेजेंट द कंटेंट ओरली बिफोर द टीचर एंड हिज मेट्स। अभी क्या बच्चे ने इससे पहले स्टेप में क्या किया कि लिखा, कंटेंट को अपनी भाषा में तैयार किया या एक नोट के रूप में बनाया। अब रिसाइटेशन में क्या है कि क्लास में उसको कहा जाता है कि बेटा आपने इसमें क्या सीखा जरा बताओ। दिस स्टेप इज कॉल्ड रिसाइटेशन। जब वो ओरली एक्सप्लेन करता है उस कंटेंट के बारे में तो वो स्टेप कहलाता है रिसाइटेशन। अब आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या है? टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स बाय प्रोवाइड्स मोटिवेशन। क्लास में जो बच्चे का व्यवहार है उसको कंट्रोल किया जाता है टीचर के द्वारा मोटिवेशन देकर। यानी क्लास में बच्चा अगर कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, प्रयास कर रहा है,
तो टीचर उससे मोटिवेट करता है, जिससे बच्चे का व्यवहार पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है। टीचर imparts instruction to the pupils, they work themselves with full involvement. अध्यापक जो है बच्चों के को बताता है या इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जिससे कि वो अपना कार्य पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकें। बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मोटिवेशन इज यूज, दोनों प्रकार के मोटिवेशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम डज नॉट रिमेन स्टेटिक बट इट गोज ऑन चेंजिंग। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। द टीचिंग एड शुड बी यूज्ड एट प्रेजेंटेशन स्टेज। जो टीचिंग एड है वो प्रेजेंटेशन स्टेज पर यूज की जाती है। द ऑडियो विजुअल एड्स एंड अदर डिवाइसेस में बी यूज्ड फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ऑडियो विजुअल एड्स और जो दूसरी डिवाइसेस हैं उनको जो है प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर्स प्रॉपर सुपरविजन इज वेरी एसेंशियल एट द स्टेज ऑफ एसिमुलेशन। एसिमुलेशन स्टेज पर बच्चा जो कार्य करता है उसके दौरान टीचर का सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल कर रहा है या लाइब्रेरी में जाके स्टडी कर रहा है तो क्या वो सही दिशा में जा रहा है कंटेंट से संबंधित, या कहीं ऐसा तो नहीं वो फालतू की चीज़ें आगे बढ़ रहा हो, कुछ नया कुछ अलग पढ़ रहा हो जो कि कंटेंट से रिलेटेड ना हो। ऐसी स्थिति में अध्यापक सुपरविजन का कार्य करता है, which is very important. Next आता है evaluation. In assimilation, the pupils have to pass the examination. Assimilation tests pass essentially for their entry into organization and recitation. Assimilation में क्या करते हैं बच्चे? तैयारी करते हैं, पूरा चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे और रिसाइटेशन में क्या करेंगे। यानी जब तक बच्चा एसिमुलेट नहीं करेगा तब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, और जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेगा तो वो रिसाइट नहीं कर सकता, यानी सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता। फिर आता है एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीरियड, अ रिटन टेस्ट टेक्स प्लेस, रिसाइटेशन इज फॉलोड बाय एन ओरल टेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट के पीरियड के बाद एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, और इसके बाद फिर उसको यानी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में हमने देखा था कि बच्चों को बोलते हैं कि आपने जो कंटेंट सीखा है उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद बच्चे से वो पूछा जाता है कि वो उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। ओरल और रिटन टाइप के टेस्ट में दोनों ही ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टेस्ट को यूज किया जा सकता है इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। द मल्टीपल चॉइस एंड एनालॉगी टाइप आइटम्स आर बेस्ट आइटम फॉर मेजरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो और एनालॉगी टाइप के क्वेश्चन हो तो बच्चे के बौद्ध स्तर को समझने में, बौद्ध स्तर को जानने में के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसके बाद आता है मेरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज। इस लेवल पर बच्चा अपने दिमाग का यानी अपनी बुद्धि का, थिंकिंग एबिलिटीज मानसिक योग्यता का या सोचने की शक्ति का जो है प्रयोग करना सीख जाता है। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल पर जो उसे नॉलेज प्राप्त होती है या उसने नॉलेज ली होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग का बेस होता है। Here the teacher presents subject matter before the students in an organized and sequential form. इसमें जो अध्यापक कंटेंट प्रेजेंट करता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। The new knowledge acquired is related to the previous acquired knowledge. इस प्रकार से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान से रिलेटेड हो। Here the students do not learn by rote, केवल क्रैमिंग के द्वारा या लर्निंग के द्वारा ही बच्चा नहीं सीखता। हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पसेस। वह जानने का प्रयास करता है कि कोई भी फैक्ट और इंफॉर्मेशन और उनका जो प्रयोग है या उद्देश्य है वो क्या है, क्यों है, कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। Teaching at this level is teacher-centered and subject-centered rather than being child-centered. इस लेवल पर जो टीचिंग होती है वो या तो अध्यापक केंद्रित होती है और सब्जेक्ट केंद्रित होती है, पर चाइल्ड केंद्रित नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को इस बात का मौका ही नहीं मिलता या इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वो स्वतंत्र रूप से सोच सके, कोई खोज कर सके या फिर प्रॉब्लम का समाधान कर सके। इट इग्नोर्स हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज। इस वजह से उसकी जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इट मीन्स अगर हम पहले वाले डीमेरिट को देखें
और उससे इसे जोड़ें तो उसमें हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। नो इंडिविजुअलाइज लर्निंग, इसमें क्लास में पढ़ाया जाता है, इसमें इंडिविजुअलाइजेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग।